दोपहर 12:30 द मैन बिहाइंड द वॉइस ऑफ बिग बॉस। बचपन से मैं फौजी बनना चाहता था, मैं आर्मी में जाना चाहता था। मैंने शराब भी नहीं शुरू कर दी। तब ये होता है ना, कितनी पी आधी है, मैं तो एक बोतल पी के खड़ा हूँ, इसमें आपको अपनी शान लगती है। पर मैं डिप्रेशन में जाने लगा। तो MBA मैंने कैसे किया है कि सुबह उठने के साथ पीना, क्लास में पीते हुए जाना और आके पीना, जब तक पैसे हों तब तक। तो इतनी शराब जो 6 साल में मैंने पी, उसका नतीजा ये हुआ कि एक दिन मेरे पैंक्रियास फट गए। मैंने शराब पी, आखिरी बार नाली में गिरा हूँ प्रॉपर। हाँ, ऐसा भी नहीं कि एग्जैजरेशन। उठा के कार में बिठा के मुझे घर छोड़ा गया। सुबह उठा, मेरे पेट में दर्द भयंकर। तो मैं इंतज़ार किया, 9:30 बजे का ठेका खुला, गया क्वार्टर खरीद के ले आया। एक घूंट मारा कि शायद ठीक हो जाए, वो और पड़ गया। तो मुझे आज भी याद है वो डॉक्टर का स्टेटमेंट एडमिट करते हुए कि इनकी किडनी नहीं काम कर रही, इनका लिवर नहीं काम कर रहा है, इनका पैंक्रियास फट गया है, 15% बचने के चांसेस हैं, आप कहें तो इलाज करें वरना इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। इतना खौफ था कि मैं पॉटी और सूसू एक साथ कर रहा था। मनोज जी के साथ कैसा एक्सपीरियंस था वैसे बैक स्टेज, क्या बात होती है? पहले ही दिन उनको समझ में आ गया था कि इसको नर्वस है। अच्छा। तो वो आए हमारे पास ही ऐसे जैसे, अरे हमने सुना बिग बॉस से कोई आया है, अरे भाई कैसे हैं आप। तो आके बैठे, खूब गपियाए। बाद में 2-4 दिन बाद हमने कहा, अच्छा सर तो आप बिग बॉस? बोले हमने कभी देखा ही नहीं। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद सलमान खान? एक बार बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस हुआ था, पार्टी में थे जी। आफ्टर पार्टी, सडनली मिस्टर खान एंटर्स द रूम ऑन द अदर कॉर्नर। और ऑब्वियसली वो जब एंटर करते हैं तो आप देखते ही हो, सब देखते हैं, एक और है। सर एक रिजेम्बलेंस है आपके फेस पे जो कहीं गांधी जी और योगी जी में दिखती है। कभी ऐसा कोई ऑफर आया आपके पास? भाई ये गांधी जी वाला तो कई लोगों ने कहा है मुझसे जी। सर एक बार कुछ सैंपल छोटा सा योगी जी की तरह हो जाए, एक कोई इम्प्रेशन उनका। ये जो षड्यंत्र चल रहा है ये नहीं चलेगा। Who is the best co-actor you have ever worked with? विकी कौशल। स्पेशल ऑप्स देखा नहीं आप? स्पेशल ऑप्स में मेरे साथ तो गलत हुआ था 1.5 में। हनी ट्रैपिंग 2 लोगों के साथ हुई थी। जी जी जी। हेलो एंड वेलकम टू R&D स्टोरीज वेयर आइडियाज मीट। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं, अगर मैं इनकी बात करूं तो एक ऐसे गेस्ट जिसका फेस आपको लगता है शायद आपने ना देखा हो, पर ये आवाज़ ऐसी है जो आप हर सोशल मीडिया पर, हर टीवी चैनल पर कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुनी ज़रूर होगी। मैं नाम लेने से पहले सर से टाइम पूछना चाहूँगा। सर टाइम क्या हुआ है? दोपहर 12:30 The man behind the voice of Big Boss. Thank you so much, sir, for joining us. Correction, not the man behind the voice of Big Boss, but I'm the narrator's voice of the show. और जो आपने टाइम वाली बात कही तो मुझे एक बात याद आ गई। किसी ने मुझसे कहा था कि आप पहले शख्स होंगे जिसका टाइम बता के टाइम बदल गया। और इत्तेफाक देखिए कि मैं बिग बॉस कर रहा हूँ 2010 से जी। ये मेरा 14वां सीज़न है, 15वां सीज़न है शो के साथ। इस बार का थीम है टाइम ट्रैवल। तो हमसे जुड़ा हुआ शो भी अब जुड़ गया है। बट थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सर। एक चीज़ मुझे आपसे जाननी थी कि मैंने कहीं सुना कि आप पहले गवर्नमेंट जॉब कर, जी, और अब आपका ये एकदम कहते हैं ना सडन चेंज, ये कैसे, मतलब इसके पीछे की क्या स्टोरी है? 29 साल 27 साल 29 साल की उम्र तक मुझे पता ही नहीं था कि वॉइसिंग में कोई करियर बनाया जा सकता है। ओके। कभी किसी ने कहा होगा कि वॉइस अच्छी है तो मैंने हाँ हंस के टाल दिया है कुछ, पर कभी ये थॉट ही नहीं है। मैं कानपुर में पला बड़ा हूँ। कानपुर में गया, हर छोटे शहर में स्पेशली इन द 90s या तो आप इंजीनियर बनते थे या आप डॉक्टर बनते थे या MBA कर लेते थे या फौज में चले जाते। तो अगर कुछ नहीं कर पाते थे तो MBA करते थे। तो मैं उस दौर में बड़ा हुआ, तो ये सारी चीज़ें पता ही नहीं थी। बिल्कुल। जबकि हमारे स्कूल का माहौल इतना अच्छा था कि डिबेट्स, एलोक्यूशन, नाटक इतने किए हैं मैंने स्कूल में, पर कभी ये था एंटोन चेखोव के प्लेस वगैरह किए हैं मैंने। चेखोव के प्ले आज लोग कर लेते हैं तो बड़ा खुश हो जाते हैं, बड़ी बात 9th 10th में कर लिए, पर कभी वो थॉट ही नहीं आया भाई कि अच्छा इस तरफ भी जाना चाहिए, इसे परस्यू कर सकते हैं। हाँ भाई कानपुर में पले बड़े, तो कानपुर में ऐसा उतना एटमॉस्फेयर नहीं था। बट लखनऊ में था, लखनऊ में रंगमंच का भी था, बट कभी थॉट ही नहीं है, सोचा ही नहीं कभी कि इस तरफ करियर भी हो सकता। तो MBA करके और JP सीमेंट में नौकरी कर रहा था।
तब एक वैकेंसी निकली, MSTC करके एक कंपनी है, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर में आती है वो कंपनी। उस कंपनी में वैकेंसी निकली, मैंने अप्लाई किया, रिटर्न हुआ, ग्रुप डिस्कशन हुआ, ये वो 15 लोग सेलेक्ट हुए, उसमें मैं भी। मोर लाइक SSB वाला। अरे SSB की तो बात ही मत करिए, वो SSB की कहानी अलग है। अच्छा, MBA करने के बाद एक नौकरी करते हुए ये अपॉर्चुनिटी दिखी मुझे और मैंने अप्लाई किया और हो गया। तो 2005 में मैं MSTC में था, ट्रेनिंग मेरी कलकत्ता में हुई। क्या सैलरी क्या थी तब? स्टाइपेंड था 8,000 रुपये। अच्छा, सरकार में तनख्वाहें नहीं हुई, लेकिन सरकार में फैसिलिटीज़ बहुत होती अब जैसे मैं बॉम्बे, मुझे ट्रांसफ़र हुआ ट्रेनिंग के बाद, है जी। तो जो लोग बॉम्बे से वाकिफ़ हैं वो जानते होंगे कि मुझे पाली हिल में घर मिला था। पाली हिल इज साउथ एक्स, 2 बेडरूम हॉल किचन फ्लैट, और मेरा एड्रेस था 10 पाली हिल। अच्छा, तो मैं लोगों को बताया करता था, कहाँ रहते हो? 10 पाली। 10 पाली। क्या किराया देता था मैं? 310 रुपये महीने का। अच्छा, और उसी ने मेरी ज़िंदगी बदली। ये जो पाली हिल का फ्लैट है, इसका बहुत बड़ा योगदान है मेरे ट्रांसफॉर्मेशन में। ये जो वॉइसिंग का करियर शुरू हुआ, ये वहाँ से शुरू हुआ। अच्छा, तब तक मैं शराब पीना छोड़ चुका था, ओके, और मेरे दोस्तों को पता चल गया था कि इसका पाली हिल में फ्लैट हो गया है। अच्छा, तो जितने भी बॉम्बे में बैचमेट्स थे, वो आफ्टर पार्टीज के लिए मेरे घर पे आते थे। पार्टी वार्टी करके आए कि भैया 2 बेडरूम हॉल किचन, बैचलर्स बेड, और दूसरा पीता नहीं है, घर भी छोड़ के आएगा। सेफ ऑप्शन। सेफ ऑप्शन। और पीता नहीं है तो ख़त्म भी नहीं होगी। तो इसी तरह की गैदरिंग में मेरी एक मुलाकात हुई एक दोस्त की गर्लफ्रेंड से, या दोस्त की दोस्त से, जिन्होंने मुझसे कहा तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। 29 साल की उम्र में उन्होंने मुझसे कहा तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी। मेरा जवाब था नहीं, मैं गाना नहीं गा पाता हूँ। तो डेस्टिनी नेक्स्ट डे, जस्ट टू मेक मी अवेयर कि क्या होता है अच्छी वॉइस से, वो मुझे स्टूडियो ले गई, जहाँ पे वॉइस रिकॉर्डिंग होती थी। दिखाया उन्होंने। ये कौन सी ईयर की बात बता रहे हो? 2006 की। और वो जब स्टूडियो में मैं गया और उन्होंने दिखाया, मैं स्तब्ध, छोटे शहर से आया लड़का स्टूडियो देख रहा है। और फिर उसने इंजीनियर ने कहा जाओ रिकॉर्ड कर लो कुछ। मैं गया रिकॉर्डिंग करना। आई वॉज ब्लोन। आई सेड ये है यार, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ। हालांकि उसका रिस्पॉन्स जो मैंने सुना वो हार्ट ब्रेकिंग था, लेकिन मैंने उसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढ ली। उसने कहा कि किसको पकड़ लाई हो, आवाज़ तो इसकी अच्छी है, इसको बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, हटाओ ऐसे अभी नहीं कर सकता है। मैंने उसमें से 2 चीज़ें ले ली। मैंने कहा कह रहा है आवाज़ बहुत अच्छी। दूसरा कह रहा है इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कहा दोनों चीज़ें, आवाज़ अच्छी है तो छीन नहीं सकता कोई, मेहनत मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। वो यूरेका मोमेंट था मेरी लाइफ का। फिर 2 साल और कॉन्टैक्ट्स बनाए, सरकारी नौकरी छोड़ दी, प्राइवेट FM रेडियो स्टेशन में नौकरी करी। अच्छा, मीडिया सेल्स, ओके, सिर्फ इसलिए ताकि मीडिया में कॉन्टैक्ट्स बना दे। इस लेवल का जुनून सवार हो गया फिर मुझे। 2009 में फाइनली जब गीतांजलि जो मेरी वाइफ हैं उनसे शादी तय हुई और उनको मैंने बताया कि मेरा पैशन है, कभी मैं नौकरी छोड़ के करूँगा, तो उन्होंने कहा कि भैया करना है जो अभी कर लो, फिर तो कहाँ कोई छोड़ पाता। तो वो जो आखिरी धक्का था वो वहाँ से मिला मुझे। मैं भी नौकरी कर ही रही हूँ, जो भी एक्सपेरिमेंट करने लाइफ में अभी कर लो। तो जब मैं उनके घर बारात लेके गया तो मैं बेरोजगार था, मैंने रिज़ाइन कर दिया था। और तब तक मुझे डांस इंडिया डांस करके एक शो आ रहा था, उसकी वॉइस ओवर करने का मौका मिल गया था। अच्छा, और वहाँ से फिर ये वॉइसिंग की जर्नी 2009 से शुरू हुई। 2010 में एक मेल आया एंड मॉल से, जो बिग बॉस बनाते हैं, फियर फैक्टर बनाते हैं, कि हम शो की दूसरी आवाज़ ढूंढ रहे हैं, आप अपना सैंपल छोड़ के जाइए। तो हम CD राह पे छोड़ के गए। CD छोड़ने के 3 महीने बाद हमें फ़ोन आया कि ऑडिशन के लिए आइए, आप शॉर्ट लिस्ट हो गए। हमने ऑडिशन दिया और अगले ही दिन हमें फ़ोन आ गया कि आप यू आर फाइनलाइज्ड। 2 अक्टूबर सन 2010 को हमने पहली बार बिग बॉस के सेट पर लोनावाला में कदम रखा। अच्छा, और वहाँ से ये इनक्रेडिबल जर्नी, बहुत मज़ेदार जर्नी वो शुरू हो गई। बट पूरी तरीके से जुनून। हाँ, जुनून तो बिल्कुल जुनून और थोड़ी बेवकूफ़ी, गट्स ही होना पड़ता है। गट्स होना पड़ता है। और गट्स आते हैं थोड़ी नासमझी से भी आते हैं। कई बार जब आपको चीज़ों की बहुत ज़्यादा समझ होती है ना, आप सेफ हो जाते हो, आप सोचते नहीं ये पागल हो, ये सेफ साइड चलना पड़ता है। हाँ बिल्कुल। ये जो नासमझी थी कि एक तो खाली आदमी, कोई जिम्मेदारी नहीं, दूसरा पता नहीं था कि क्या है। तो मूविंग टुवर्ड्स द अननोन वाज थ्रिलिंग। तो हमने कहा चलो मूव करके देखते हैं।
देखा जाएगा, हमने सोचा नहीं कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। तो कई बार थोड़ा सा प्लानिंग भी ज़रूरी है। तो हमने ऐसा नहीं कि एकदम ब्लाइंड टर्न ले लिया, गैम्बल कर रहे हो आप एक तरीके। रिस्क लिया, कैलकुलेटेड रिस्क लिया कि भाई नौकरी छोड़ी तो दूसरी नौकरी पकड़ी, प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी छोड़ी तो प्राइवेट नौकरी पकड़ी। ऐसा नहीं एक बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हो आप यूथ को ना, कि अगर आप छोड़ भी रहे हो तो एटलीस्ट ये ना सोचो कि आंख बंद करके अपनी एम की तरफ लग गए, देखो साइड में जॉब करना, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, लोग रिस्क लेने को ना बड़ा ही अलग तरीके से देखते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेकिंग रिस्क एंड रेकलेसनेस। जी बिल्कुल। रेकलेस होना मतलब कि पहाड़ में जाम कर देंगे, और रिस्क इज बेसिकली कैलकुलेटेड रिस्क। या आपने स्टडी किया, ये प्रोज हैं, ये कॉन्स हैं, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, चलो अब इस तैयारी करते हुए हम इस तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने जो किया वो कैलकुलेटेड रिस्क था। फिर ये एसएसबी वाली स्टोरी कहाँ से है? तो एसएसबी की जो कहानी है, ये मेरे जीवन का एक दूसरा जुनून, एक्चुअली दूसरा नहीं, वो पहला जुनून था। बचपन से मैं फौजी बनना चाहता था, मैं आर्मी में जाना चाहता था, फिर है ना। तो तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो अब जी, कि वो क्या पागलपन होता है। और पागलपन की दूसरी सीमा ये थी कि मुझे लगता था कि मैं बना ही हूँ इसके लिए, वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं मेरा। जी वो दूसरा पागलपन का बेवकूफ़ी की ये दूसरी वो है पराकाष्ठा। तो इतनी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि कभी ये सोचा ही नहीं कि 12th के बाद एनडीए होता है। एनडीए लिखने के लिए मैथमेटिक्स की बेसिक चाहिए होती है। हम 11th 12th बायोलॉजी पढ़ रहे थे क्योंकि किसी ने बता दिया था कि 10th तक अगर मैथ्स पढ़ी है तो आप कर सकते हो, घंटा कर सकते हो। जब उसकी तैयारी शुरू करी, मैं कहा हाँ ये क्या कर दिया हमने। फिर दिमाग में ख्याल आया, हाँ कोई बात नहीं, एनडीए क्लियर ही नहीं हुआ कभी, लैक ऑफ प्रिपरेशन। पर ग्रेजुएशन करते हुए सीडीएस का भर दिया और सीडीएस क्लियर हो गया फर्स्ट टाइम में, और पहली एसएसबी के लिए हम गए बैंगलोर। अच्छा। और तब हमने कहा अब तो स्टार लेके ही वापस आएंगे, कंधे पे सितारे होंगे हमारे। तब सेकंड लेफ्टिनेंट तब तक था या लेफ्टिनेंट हो गया था? पहले सेकंड लेफ्टिनेंट। तो अब मुझे याद नहीं आ रहा कि तब तक था सेकंड लेफ्टिनेंट या तब तक खत्म हो गया था। खैर, तो मैंने कहा वो 2 स्टार लगा के ही आएंगे। और एसएसबी में पहुंचे, पहले दिन स्क्रीन इन भी हो गए। अच्छा। एक स्क्रीनिंग होती है, फिर उसके उसमें जो बचते हैं उनको 4 दिन और रगड़ा जाता है। तो स्क्रीन इन हो गया, तो हमने कहा अब तो हो गया बस। 5वें दिन रिजल्ट आया और नहीं हुआ। वो प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ये नहीं तो क्या। वो आजकल रैप चल रहा है ना, तू नहीं तो कौन बे। तो मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि ये नहीं तो क्या। प्लान बी का कुछ ऑप्शन ही नहीं था। मैं तो उस मुगालते में था कि नेपोलियन कहते थे कि नेपोलियन से किसी ने पूछा कि अगर आप व्हाट्स द सीक्रेट टू योर सक्सेस, तो फिर कि हम कहीं भी जाते हैं तो आई बर्न माई ऑल माई बोट्स। अच्छा। बेसिकली आइदर यू विन और यू लूज, देयर इज नो गोइंग टर्निंग बैक। तो हम तो उसी मुगालते में थे। ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती है। ज़िंदगी में प्लान बी जो है ना, वो भी होना बहुत ज़रूरी है। ये हमने बहुत बाद में सीखा कि गिविंग अप और लेटिंग गो में फ़र्क होता है, और लेटिंग गो बहुत ज़रूरी है। कई बार आपके हाथ में एफर्ट है, वो कर लीजिए, नहीं हो रहा है ना तो जस्ट लेट इट गो। ये चीज़ें अनुभव से आती हैं। खैर, तो उस समय ये अनुभव नहीं था, तो हम रिबेल हो गए। ये मेरे मन का नहीं हुआ। अच्छा। मैं फ़ौज में नहीं गया, और रिबेल होके क्या, रिबेल होके या तो वो होता है ना, प्रेशर या तो आपको स्ट्रांग बना सकता है या आपको तोड़ देगा। कहते हैं ना कि आप बिखर जाओगे या निखर जाओगे, आप पर। तो मैं बिखर गया, मैंने शराब पीनी शुरू कर दी। यंग एज में लोग शराब पीने से मना करते हैं, उसका कारण यही है मेरे ख्याल से कि डिस्क्रेशन वाला एक जो लाइन खींचने वाली चीज़ होती है वो नहीं होती है। आपको लगता है कि सब कुछ सही है, जितना पी लो। तब ये होता है ना, कितनी पी आधी है, मैं तो 1 बॉटल पी के खड़ा हूँ, इसमें आपको अपनी शान लगती है। तो उसकी वजह से डिप्रेशन हो गया, या उस फेलियर को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया, इस वजह से डिप्रेशन था, मुझे नहीं पता, पर मैं डिप्रेशन में जाने लगा। अब डिप्रेशन और अल्कोहल बहुत ही ख़राब कॉकटेल। आप अगर डिप्रेशन में जा रहे हैं तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है कि किसी भी सब्सटेंस का सहारा न लें, क्योंकि वो जानलेवा और आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। मैं भुगत के आया हूँ, हम उस गली घूम कर आ चुके हैं, इसलिए आपको कह रहे हैं अनुभव से। तो पीनी शुरू कर दी, 1 साल 2 साल, उस 2 साल में 3-4 एसएसबी और हो गई, तो 5 एसएसबी।
पर समझ में आया कि भैया कुछ और करना पड़ेगा। कैट की तैयारी करनी शुरू कर दी। बैंक पीओ की भी तैयारी करी पर वो पल्ले पड़ा नहीं कुछ। कैट की तैयारी करी, कहाँ से हो गया यार, आप शराब पी रहे हो, कहाँ से कैट क्लियर करोगे। 93 परसेंटाइल आया, जो कि बहुत अच्छा नहीं, बहुत बुरा भी नहीं, पर बहुत अच्छा भी नहीं। और BHU में एडमिशन मिल गया MBA के लिए। वहाँ जाने के बाद अल्कोहलिज्म और बढ़ गया। अच्छा। क्योंकि दिमाग से थॉट ही नहीं जा रहा है। आज मैं कह सकता हूँ कि मैं फौज में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं मेंटली वीक था। अगर आप फेलियर नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो तो आप मेंटली वीक हो। मैं नहीं, और मैं दूसरी गलत चीज़ें मैं कर रहा था कि उस फेलियर के लिए मैं सबको दोष दे रहा हूँ, भगवान, किस्मत, शायद कभी कभी माँ बाप को भी दोष दे दिया मैंने। वो ये सारी मूर्खता करी है मैंने। और उस MBA के दौरान 2 और SSB दे दी, तो टोटल 8 SSB हो गई। हर SSB का रिजेक्शन मुझे और ज़्यादा शराब की तरफ मोड़ देता था। तो MBA मैंने कैसे किया है कि सुबह उठने के साथ पीना, क्लास में पीते हुए जाना और आके पीना, जब तक पैसे हों तब तक, नहीं है तो किसी तरह नहीं पी, फिर जैसे ही पैसे आए फिर वही शुरू हो गए। अब क्या होता है कि जब आप डिप्रेशन या नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हो तो आपको आपके आसपास कुछ भी अच्छा नहीं दिखाई देता, पॉजिटिव नहीं दिखाई देता। कैट में 93 परसेंटाइल आना कम है लेकिन बुरा नहीं है। BHU में एडमिशन मिलना अच्छी है, बहुत बड़ी बात। और उससे भी बड़ी बात, 120 के बैच में कुछ 10 या 5 या 10 लोगों का कैंपस प्लेसमेंट हुआ, मैं उसमें से एक। पर अकल पे तो पड़ा हुआ है पर्दा। आपको तो लग रहा है मेरा फौज में नहीं हुआ तो मैं सब बेकार, और आप हर चीज़ उसके आसपास, आपके आसपास जो हर चीज़ हो रही है आप उसको नेगेटिवली ही ले रहे हो। वो फेज़ आ गया मेरी लाइफ में जहाँ पे मैं बिना शराब के मेरे हाथ कांपते थे। अच्छा। सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके आसपास से निकल रही हैं, मेरे तो निकल भी नहीं, मेरे तो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ घटित हो रही थी। नौकरी मिल गई यार, जाओ नौकरी करो, कहाँ रो रहे हो, लेकिन नहीं रो रहे हैं, पी रहे हैं, इतना पी रहे हैं, डीलरशिप में बदनाम हो गए। चाय पीनी मैंने छोड़ दी। क्यों? क्योंकि कहीं भी जाओ चाय पियो कि नहीं, कप उठाते थे कांपते थे। तुम देखते ही आदमी को पता चल जाएगा ना क्यों कांप रहा। शरीर से बदबू आती थी शराब। ऑल दैट बिकॉज ऑफ वन स्मॉल फेलियर। आज रेट्रोस्पेक्ट में मैं कह सकता हूँ कि बहुत छोटी सी बात थी यार, कुछ नहीं था, लेकिन मैच्योरिटी की कमी, जिंदगी की कम समझ, इस वजह से ऐसा हुआ। और फिर अति की भली न बोलनी, अति की भली न चूप, अति की भली न बरसनी, अति की भली न धूप। अति जब आप करोगे तो बुरा तो हो गई। तो इतनी शराब जो 6 साल में मैंने पी, उसका नतीजा ये हुआ कि एक दिन मेरे पैंक्रियास फट गए। कौन से ईयर में? मैं 2005 ओके। 30 जनवरी 2005 मैंने शराब पी आखिरी बार। नाली में गिरा हूँ प्रॉपर। हाँ, ऐसा भी नहीं कि एग्जैजरेशन। उठा के कार में बिठा के मुझे घर छोड़ा गया। सुबह उठा, मेरे पेट में दर्द भयंकर। मैंने सोचा शायद ये कुछ ऐसा विड्रॉल सिम्टम टाइप का है, तो मैं इंतज़ार किया। 9:30 बजे का ठेका खोला, गया क्वार्टर खरीद के ले आया। एक घूंट मारा कि शायद ठीक हो जाए, वो और बढ़ गया। और जब पैंक्रियाटिक जूस पेट में आता है तो इट इज़ बेसिकली एसिड। हाँ जी, बिल्कुल। वो सारे ऑर्गन्स को खाने लगता है। तो मेरे किडनी और लिवर, दे वेंट इन अ स्टेट ऑफ शॉक, दे स्टॉप्ड वर्किंग। मैं ना ऐसे कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इतना असहनीय पी रहा। और मैं था उस समय सतना करके, MP में एक जगह है सतना, वहाँ हॉस्पिटल में ले गए। थैंकफुली इतने डिसेंट डॉक्टर थे कि वो पहचान गए कि ये पैंक्रेटाइटिस है। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, डाल दिया सपोर्ट पे, डाल के छोड़ दिया। बोला पेरेंट्स को बुला दो। मेरी मती ऐसी मारी गई तो मैंने कहा नहीं मत बुलाओ, बहुत डांटेंगे वो मुझे अभी भी नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। नहीं समझ में आ रहा है। बट आई थिंक एक दिन बाद उनको लगा कि ये बचेगा नहीं, तो बुला ही लेते। तो मेरे पेरेंट्स को बुलाया गया और वो देखा, और वो नज़ारा भूलता नहीं कि दोनों खड़े हैं, डॉक्टर बता रहा है कि ये हो गया है, आप इन्हें PGI ले जाइए। संजय गांधी PGI लखनऊ में था, तो सतना से PGI लाया गया। और ये सब तब हो रहा है जब हमारे घर में पैसे नहीं हैं। वी वर स्टिल स्ट्रगलिंग। हम दोनों भाइयों में से एक भाई की नौकरी लगी थी, तो थोड़ा बस सेटल हो रही थी चीज़ें। तब तक ये हो गया। इसमें इतना खर्चा, वहाँ से लेकर आने में रास्ते मम्मी का पर्स छिन गया। अच्छा। ये सब भी हो गया। फिर किसी तरह PGI पहुँचे तो मुझे आज भी याद है वो डॉक्टर का स्टेटमेंट एडमिट करते हुए कि इनकी किडनी नहीं काम कर रही, इनका लिवर नहीं काम कर रहा है, इनका पैंक्रियास फट गया है,
15% बचने के चांसेस हैं, आप कहें तो इलाज करें, वरना इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी. एंड आई कांट फॉरगेट माई मदर्स स्टेटमेंट व्हेन शी सेड कि आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे. जिस औरत के घर में शायद 1,000 रुपये भी ना हो उस समय, उन्होंने बिना पलक झपकाए, जिस लेडी का बेटा अपने कर्मों से ऐसे कर रहा हो, उन्होंने बिना पलक झपके आप अपना काम करिए, हमारा काम स्वयं. 31 days आई वॉज इन द हॉस्पिटल आफ्टर दैट. 25 दिन करीब इंटेंसिव क्रिटिकल केयर यूनिट में था मैं. 5 बार डायलिसिस हुआ मेरा. ईश्वर का चमत्कार है कि मैं बच गया. डॉक्टर आते थे जब वो किडनी का रिवर्स फंक्शन शुरू हुआ, तो आश्चर्य कि 8.5 क्रेटिनिन लेवल से 3 आ गया. क्रेटिनिन लेवल 5 आया, फिर 3 आया, फिर 2, फिर नॉर्मल हो रहा है. उनको विश्वास ही नहीं होता था ऐसे कैसे हो सकता है कि उसमें से एक दिन ऐसा हुआ निमोनिया अटैक हो गया. मरते मरते बचा मैं. मतलब तकरीबन 20 मिनट आई स्ट्रगल्ड टू ब्रीथ. और वो कहते हैं मौत को देख लेते हैं, वो दिख रही थी कि अब, और मैं दोनों तरफ हाथ पकड़ा हुआ है मम्मी का पापा का कि अब खत्म. मेरे मन में सिर्फ रिग्रेट चल रहा था और दूसरी चीज़ थी खौफ. इतना खौफ था कि मैं पॉटी और सूसू एक साथ कर रहा था, कोई कंट्रोल नहीं था मेरा. दैट वॉज द टेरर दैट यस इट्स गोइंग टू एंड नाउ. तो मैं थोड़ा सा डाइग्रेस करूँगा. मैं सिर्फ ये एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि जो लोग सुसाइड के बारे में कभी सोचते हैं, तो जब आप वो रस्सी से फंदा लटका के जब आप स्टूल को लात मारेंगे ना, तो वो जो 10-20 सेकंड होंगे ना, वो इतने ख़राब होंगे क्योंकि आप वापस नहीं आ पाओगे उनसे. आप अगर किसी ऊंची जगह से छलांग लगाओगे तो उस छलांग से नीचे आने में सिर्फ रिग्रेट होगा और आप वापस नहीं आ पाओगे. मैं लकी था कि वापस आ गया और आपसे ये बात कह सकता हूँ. और फिर जब काफ़ी रिकवरी हो गई और मुझे चलाया गया 20-25 दिन बाद कि इसको थोड़ा सा वॉक कराइए, और मैंने पहली बार सनलाइट देखी. आफ्टर 25 days. आई सेड व्हाट वाज आई डूइंग. क्या कर रहा था. थॉट प्रोसेस, सिर्फ थॉट प्रोसेस चेंज हुआ. लाइफ अगले दिन से बदल गई. ऐसा नहीं कि उसी अगले दिन से बड़ी गाड़ी ये वो, अपॉर्चुनिटीज दिखने लगी, पॉजिटिव दिखने लगे सर. 2015 में वॉइस में एक ठहराव आया, थोड़ा स्टैग्नेशन आया, तो मुझे लगा थिएटर करना चाहिए. थिएटर किया जस्ट टू इम्प्रूव वॉइस. और फिर समझ में आया कि यार इसमें भी बड़ा मज़ा आ रहा है, इस प्रोसेस में भी, तो चलो अभिनय देखते हैं. एक्सीडेंटली मुझे एक शो मिल गया, तो नाम था फैमिली मैन, 2018 में. आप फैमिली मैन में थे? अरे सर, फिर आप अच्छा अभी तो दूसरा. अरे ये मेरे पार्ट पे गलती है, मैंने पहचाना नहीं, मैंने रिलेट किया. स्पेशल ऑप्स देखा नहीं आपने? हाँ स्पेशल ऑप्स. स्पेशल ऑप्स में मेरे साथ तो गलत हुआ था. 1.5 में हनी ट्रैपिंग 2 लोगों के साथ हुई थी. जी. तो वहाँ से वो जर्नी शुरू हो गई, और वो इतनी खूबसूरत जर्नी हो गई कि अब आई एम कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड इनटू इट. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन स्पेशल ऑप्स? अरे यार कमाल, कई तरह से. पहली बात तो ये कि उसका पहला ऑडिशन मेरा हुआ था एक किसी और कैरेक्टर के लिए. अच्छा. जिसके 2 सीन थे और वो रिजेक्ट हो गया. मैं बड़ा निराश हुआ उस समय, बहुत निराश हुआ, क्योंकि 7 दिन चला वो प्रोसेस, और हमें उन 7 दिनों में ये बता दिया गया था कि इसकी पूरी शूटिंग मॉरिशस में होगी, भले ही आपके 2 सीन हैं पर आपको भी हमारे साथ वहाँ जाने को मिलेगा. 30 दिन रहना है मॉरिशस में. मैं 2019 में मॉरिशस होकर आया था, बट मैंने कहा यार 2 साल बाद 21 की बात है, तुम्हें फिर से जाने का मौका मिलेगा. नहीं हुआ. बड़ा निराश हो गया यार, मॉरिशस नहीं जा पाएंगे. फिर फ़ोन आता है 2 दिन बाद कि सर नीरज सर ने आपका वो ऑडिशन उसमें तो नहीं हुआ, लेकिन वो चाह रहे हैं कि एक और उसके लिए आपको टेस्ट करें. वो इट्स अ स्लाइटली बिगर रोल, और उसके लिए आपको आपकी केमिस्ट्री टेस्ट करना चाहते हैं एक हीरोइन के साथ जो आपको हनी ट्रैप करेगी. तो ऐश्वर्या सुष्मिता एक एक्ट्रेस है बड़ी कमाल की, उनके साथ हमारी केमिस्ट्री चेक हुआ. तो फिर उम्मीद जागी, आपकी दूध डबल उम्मीद. ऐश्वर्या जो आपको ट्रैप करने की कोशिश करना ही. ओके. तो वो इंडियन है? नहीं, वो दूसरे को ट्रैप करती हैं इवेंचुअली. ओके. मैं आता हूँ उस पहुँच रहा हूँ. तो मैंने जब केमिस्ट्री उस ऑडिशन के लिए गया, मैंने ऐश्वर्या से मिला, तो और उम्मीद जागी. मैं कहा एक तो मॉरिशस में और ऊपर से इतनी काबिल अभिनेत्री के साथ काम करने का मौका मिलेगा, ये तो हो जाए तो मज़ा ही आ जाए. 3 दिन बाद फिर फ़ोन आया, नहीं सर सॉरी, वो जमा नहीं मामला, बड़ी दिल पे चोट लगी. कोई बात नहीं, चला गया, ख़त्म हो गया. फिर 3 दिन बाद फ़ोन आता है कि सर आपने डेट्स किसी को दी तो नहीं है. मैंने कहा नहीं किसी को. वो सर एक पार्ट लिख रहे हैं
तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, कब आ जाए ऑडिशन? बोले नहीं, वो आपके लिए लिख रहे हैं, यू हैव टू डू दैट पार्ट। अच्छा वो था कॉमोडोर चिंतामणि शर्मा का जी। किरदार। तो हम गए मॉरिशस, 13 दिन क्वारंटीन थे, क्योंकि उस समय नॉर्म था कि आप कहीं से भी आओगे पहले क्वारंटीन होगे फिर काम करोगे। 2 दिन काम किया, वहाँ पे आउटब्रेक हो गया, फिर से शूट बंद। 13 दिन और हम 17 दिन फिर, मतलब तो टोटल 38 दिन हम मॉरिशस में थे। 2 दिन काम किया, 36 दिन बीच पे क्रिकेट खेलना है सब, पर शूटिंग नहीं हो पाई। अच्छा। बड़ा अफसोस, क्योंकि नीरज पांडे के साथ काम करने का मौका मिल रहा था, के मेनन साहब के साथ काम करने। क्या होगा, अनसर्टन हो गया सडनली, नहीं हुई शूट, प्लेन पकड़ के वापस आ गया हम इंडिया। 3 महीने बाद फ़ोन आता है कि शेड्यूल बनाया गया है, यूक्रेन जा रहे हैं हम लोग। अच्छा। 17 दिन का स्टार्ट टू फिनिश शेड्यूल। यूक्रेन में हमने उसकी पूरी शूटिंग कंप्लीट करी और फाइनली हम हनी ट्रैप हुए। एक यूक्रेनियन एक्ट्रेस हैं, मारिया उनका नाम है, बहुत अच्छी मित्र हैं अब तो हमारी। तो हम फिर इस तरह खुशी खुशी हनी ट्रैप। खुशी खुशी हनी ट्रैप हो गए, बहुत ही मज़े से हनी ट्रैप हुए। और प्लस यूक्रेन जाने का अनुभव मिल गया जो अब नहीं मिलेगा कभी, क्योंकि वो खूबसूरती अब कभी वापस आ ही नहीं सकती, उसको रीबिल्ड होने में 100 साल लग जाएंगे। मतलब हम वापस आए उसके 3 महीने बाद वॉर शुरू हो गई। बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था। और प्लस उस शो ने जो रिकग्निशन दी, आज भी कभी, अभी एक अवार्ड शो में गया था, वहाँ पे मैं अवार्ड दे रहा था किसी को, अवार्ड दिया और उन्होंने अपनी स्पीच दी और उधर से एंकर कहता है थैंक यू विजय सर, पर स्पेशल ऑफिसर आपके साथ बड़ा गलत हुआ। तो वो एक पहचान बन गई। और सेम विद फैमिली मैन, उसका क्या था? फैमिली मैन तो बहुत ही एक्सीडेंटल था। तो संजना सांगी जो है जी, एक्ट्रेस हैं, उनकी पहली फिल्म दिल बेचारा मुकेश छाबड़ा साहब डायरेक्ट करने वाले थे। तो मुकेश छाबड़ा जी और मैं एक शो पे काम कर रहे थे जिसका नाम था इंडियाज़ नेक्स्ट सुपरस्टार। उसमें मैं आवाज़ दे रहा था और एक्टर्स को आवाज़ के लिए ट्रेन कर रहा था, और वो एक्टिंग कोच थे। ओके। उनसे वहाँ पे मुलाकात हुई, तो उन्होंने ऑफिस बुलाया तो उन्होंने कहा ये संजना है, इसके वॉइस ओवर पे फिल्म चलेगी, तुम वॉइस ओवर करते हो तो उसको थोड़ा सा बता देना कैसे होगी। श्योर। तब उन्होंने बोला अरे तुम एक्टिंग भी करते? मैंने कहा कभी आया नहीं ऑडिशन के लिए, ज़रूरत नहीं पड़ी, करोगे? हाँ ऑडिशन कर देंगे। बुलाया किसी को, ऑडिशन लिया, अगले दिन बोले वो राज डीके से मिल लेना, हो गया तुम्हारा। वो तो जब राज डीके से मिला मैं, तब मैंने कहा अच्छा ये तो कुछ कमाल की चीज़ बड़ा ही प्रोजेक्ट है। शरद केलकर, जिस दिन मैं मिलने गया था राज सर से, उस दिन शरद शूट कर रहे थे, शरद और प्रियामणि को भी मैं जानता था, शरद का भी जानता था। फिर पता चला मनोज जी भी हैं इसमें। अरे मैंने कहा अरे लॉटरी लग गई भाई। पर हाँ, उस शो में काम करके ये एहसास हुआ कि कितना बड़ा सागर है ये अभिनय। और उस शो ने आंखें खोल दी। तो अब बेसिकली यही रहता है, सीखने की ललक में रहते हैं, वर्कशॉप्स करते रहते हैं, एक्टिंग की कुछ नया खोजने का प्रयास करते रहते हैं। अच्छा, मनोज जी के साथ कैसा एक्सपीरियंस था? बात हुई कभी उनसे वैसे बैक स्टेज? बहुत क्या बात होती थी? पहले ही दिन उनको समझ में आ गया था कि इसको नर्वस है। अच्छा। तो वो आए हमारे पास ही ऐसे जैसे अरे हमने सुना बिग बॉस से कोई आया है, अरे भाई कैसे हैं आप? अरे बिग बॉस से कोई आया मतलब? ये आके हमसे बैठ गए, बातें करने थे, खूब बातें करी इन्होंने। तो सडनली बोले लाइन्स कर ले? मैंने कहा हाँ कर लेते। और शायद उन्होंने सेंस कर लिया था कि मैं बहुत नर्वस था, तो उन्होंने उस नर्वसनेस को कम करने के लिए इस तरह से मुझसे, क्योंकि हम लोग एक ही टीम का हिस्सा थे तो दिखनी चाहिए थी बॉन्डिंग, तो आके बैठे खूब गपियाए। बाद में 2-4 दिन बाद हमने कहा अच्छा सर तो आप बिग बॉस? बोले हमने कभी देखा ही नहीं, नहीं इतनी बातें आप कर रहे थे। मैं तो आपको कंफर्टेबल फील करा? फिर तो उनसे बहुत अच्छा, हम लोग जब भी शूट करते थे तो साथ में खाना वो सारी चीज़ें। अभी हमने शूट ख़त्म करी है सीज़न 3 की, नेक्स्ट ईयर आएगा। तो आपकी बार कितना बड़ा रोल माने हो आप? हाँ, मज़ा आएगा ये हम कह सकते हैं। बस कुछ बता सकते हो आप उसके बारे में? कुछ भी नहीं बता सकते, नौकरी चली जाएगी। बस ये है कि आप जितना सोच रहे हैं उससे कहीं बहुत बड़ा होगा। बाकी काफ़ी चीज़ें तो आ गई हैं कि कौन कौन नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है इस बार, वो तो आपको गूगल पे मिल ही जाएगा, उससे अंदाज़ा लग जाएगा। तो आपका एक यूनिवर्स बन गया है सिटाडेल वाला जो सबसे था। फर्जी और इसका यूनिवर्स बनाया। जी। फर्जी और अब वो हनी जो नहीं आ रही है, वरुण धवन जी। हनी बनी। तो पर इस बार भी कमाल ही होगा, ये तो तय है। अच्छा, बिग बॉस की बात कर रहे थे, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद सलमान खान? हम उनके साथ काम नहीं करते हैं, मतलब हम लोग एक ही शो में हैं, पर उनका काम अलग है, हमारा काम अलग है। कभी मुलाकात हुई है,
2-3 बार मुलाकात हुई और बहुत क्या बातचीत क्या होती है? जनरल कैसे क्या हाल चाल, फिर से शुरू हो गया, मैं हाँ हो गया। एक बार बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस हुआ था, पार्टी में थे, जी। आफ्टर पार्टी शो ख़त्म हो गया था, सीज़न 8 या 9 की बात है, और बहुत बड़ा सा हॉल था, एक हॉल के कोने में हम 3 लोग खड़े थे। सडनली मिस्टर खान एंटर्स द रूम ऑन एट द अदर कॉर्नर, और ऑब्वियसली वो जब एंटर करते हैं तो आप देखते ही हो, सब देखते हैं, एक और है ऐसे खड़े होकर देख रहे हैं, और इंसनली हमने 3 लोग हमने तुमको करने का बे बोले नहीं किसी और कर रहे होंगे, हम लोग बातें करते रहे, वो चलते चलते आए, और सडनली लुक अप है, वो बगल में खड़े हैं, वो एक्चुअली हम तीनों में से एक थे, उनको ही वेव कर रहे थे, और जिनको वो वेव कर रहे थे जब वो आ गए तो उनको कोई पकड़ खींच के ले गया, अरे अरे यार, तो हम और खान साहब, तो वो ज़िंदगी के बड़े खूबसूरत 5 मिनट थे। उनको मैंने बताया कि मेरे पिताजी बहुत बड़े फ़ैन हैं आपके, और अरे दैट्स सो काइंड ऑफ फैन है, जनरल बातचीत। ऐसा नहीं है कि एक ही शो में तो हमारी यारी वगैरह है, कुछ नहीं। नहीं, बट ऐसा कहते हैं कि बहुत गुस्सा करते हैं, अरे डरते हैं लोग उनसे। ऐसा थोड़ी है कि लाठी लेके चलना है सबको मारते हुए, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं। सबका अपना नेचर होता है, और हर आदमी खिलंदड़ नहीं होता है कि हर समय खेलता ही रहे, हंसी मजाक ही करता रहे, बट ऐसा गुस्सा तो मैंने कभी देखा ही नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है, हर बिग बॉस फैन पूछता है। हाँ, नहीं है क्या चीज़ बोलने वाला? स्क्रिप्टेड है कि नहीं? शो बहुत ही साइंटिफिक फॉर्मेट है, हम आपको भी छोड़ देंगे ना उस शो में, आप ऐसे ही बिहेव करोगे, मैं लिख के दे देता हूँ, अब मुझसे स्टैम्प पेपर पर लिखवा लो। नहीं, बट जैसे लव एंगल्स, झगड़े, देखिए, ये सब होते हैं। 2 चीज़ें हैं। पहला तो जब आप उस घर में होते हैं बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं, बहुत, बिकॉज ऑफ दोस कैमराज। नो, बिकॉज यू आर अवे फ्रॉम एवरीथिंग। आप जो ज़िंदगी में जिन चीज़ों को आप ग्रांटेड ले लेते हैं ना, वहाँ लग्जरी है। आपको कंफर्ट जोन में नहीं हो अपने। हाँ, बिल्कुल आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, आप क्या करोगे? म्यूज़िक सुन लोगे, जो चाहोगे कर लोगे, म्यूज़िक है नहीं वहाँ पर। आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, आपका मन हुआ मीठा खाने का, आपने जोमेटो से ऑर्डर कर दिया, वहाँ तो लिमिटेड है भाई, एक भी अगर उन पत्ता भी वो एक्स्ट्रा खा लिया पी लिया तो उस पर World War 3 हो जाती है वहाँ पर। आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप कुछ पढ़ नहीं सकते, आपको स्ट्रेस हो रहा है तो स्ट्रेस बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। तो वो माहौल ही ऐसा हो जाता है कि आप अपने अपनों से दूर हैं, आप किसी तरह का एंटरटेनमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आप पर स्ट्रेस है, टास्क का स्ट्रेस है, आप टाइम नहीं देख सकते, छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपके स्ट्रेस को बढ़ा रही हैं, आपको पता ही नहीं टाइम क्या हो रहा है, आपका ब्रेन जो है वो सडनली इट्स लॉस्ट, कि उसको पता ही नहीं, वो अंदाज़ा लगा रहे हैं बैठ। तो ये सारी चीज़ें आपके स्ट्रेस को बढ़ा रही हैं। जब स्ट्रेस बढ़ता है तो आदमी एक अलग तरीके से ही बिहेव करता है, और वहाँ स्ट्रेस हमेशा ऊपर ही रहता है। नहीं, तो जैसे अगर किसी को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है या मेंटल लगता है कि कभी कभी तो होता है कि बैक स्टेज आपकी फैमिली मीटअप कर पा रही है या नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल कट ऑफ है। Unless the doctor says that इनको ही नहीं चाहिए। इनको हटा दो, इट्स अ टेस्ट ऑफ योर एंड्योरेंस। तो जो चीज़ें दिखती हैं ना, वो इसलिए दिखती हैं कि आप 45 मिनट का एपिसोड देखते हो, कैमरा 24 घंटे रोल हो रहा है। बेसिक कॉन्सेप्ट है आइसोलेशन का। ये जो भाई बशीर बद्र साहब कहते हैं ना कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी जिससे भी मिलना हो कई बार मिलना, तो वो ना वहाँ पर वो 10-20 आदमी से बात शायरी का भी शौक रखते हैं। अरे हम बचपन से गालिब और बच्चन साहब। कौन है फेवरेट, कौन है आपका? डॉक्टर बच्चन और गालिब, हरिवंश राय। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन और गालिब, इनको पढ़ के सुन के बड़े हुए हैं। किधर देख जहाँ तक पाते हैं तम का सागर लहराता है, फिर भी उस पार खड़ा कोई हम सबको खींच वहाँ बुलाता है। मैं आज गया तुम आओगी कल परसों, सब संगी साथी, दुनिया रोती धोती रहती, जिसको जाना है जाता है। मेरा तो होता है मन डगमग तट पर के ही हलकोरों से, जब मैं एकाकी पहुँचूंगा मझधार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। और इस पार नियति का मानव से व्यवहार तो हमने देखा है, उस पार नियति का मानव से व्यवहार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या। तो मैंने पढ़ा था ये कविता मैंने पढ़ी थी, उनकी जो जीवनी है वो 4 भागों में है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर द्वादश से सोपान तक, और एक और चौथा मैं बोल रहा हूँ। तो ये नीड़ का निर्माण फिर मैंने पढ़ी थी ये कविता, और ये मेरे साथ रह गई थी। ये कविता तब लिखी थी उन्होंने जब उनकी पहली पत्नी का देहांत हुआ था। टीबी से उनकी डेथ हुई थी 30s में,
मधुशाला लिख ली थी उन्होंने तब। तो ये पता नहीं क्यों याद, तो इसने मुझे आकर्षित किया फिर उसकी तरफ, शेर व शायरी और पोएट्री की तरफ। सर एक रिजेम्बलेंस है आपके फेस पे जो कहीं गांधी जी और योगी जी में दिखती है। कभी ऐसा कोई ऑफर आया आपके पास? भाई ये गांधी जी वाला तो कई लोगों ने कहा है मुझसे, जी। ठीक है। इनफैक्ट प्रहलाद कक्कड़, अगर आप जानते हैं, जो एड गुरु हमारे, वो मुझसे मिले सुरेश कॉन्क्लेव में। उन्होंने कहा था कि यू बॉर्न टू प्ले गांधी। एग्जैक्टली। लेकिन योगी जी आज तक मुझे किसी ने नहीं कहा, तो ये तुमने बड़ी कमाल की बात बताई है। एक्चुअली मेरा मुँह अगर हटा दूँ तो शायद हाँ, मुँह से हटा के तो सर बिल्कुल योगी जी लगोगे। अब देखकर तो मैं और तो मैं चश्मा उतार देता हूँ और कैमरे में देखकर मैं कहता हूँ कि जितने लोग योगी जी पे फिल्म बनाना चाह रहे हैं वो इन्हें अप्रोच करें। हाँ, मैं बैठा हूँ यहाँ पर। हाँ, थोड़ा वेट लूज करेंगे, हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। और गांधी जी प्ले करने के लिए भी एक्चुअली एक जो चैलेंज है, ये बात कई लोगों ने, सीमा विश्वास जी बैंडिट क्वीन में जो कमाल की एक्ट्रेस, हमारे साथ फैमिली मैन भी कर रही हैं, वो उन्होंने भी मुझे देख के कहा कि यू लुक सो मच लाइक गांधी। तो ये बट जितना बेस है ना आपकी आवाज में, एक वो दबाव है, मुझे लगता है वो योगी जी पे ज्यादा सूट करेगा। हाँ, गांधी जी के लिए तो आवाज को बहुत पतला बहुत सॉफ्ट करना पड़ेगा, बहुत लाइट। सर एक बार कुछ सैंपल छोटा सा योगी जी की तरह हो जाए, एक कोई इम्प्रेशन उनका। मैंने एक चीज उनकी देखी है कि वो श और ख, उनका एक बड़ा एक अलग, ये जो षड्यंत्र चल रहा है ये नहीं चलेगा अभी, क्योंकि एकदम ऑफ द हुक आपने कह दिया। बट हाँ, कुछ चीज़ें मैंने उनकी पकड़ी हुई, जैसे सुरक्षा का विषय जो है, ये सुरक्षा का विषय है, ये इस तरह से थोड़ा सा उनका रहता है। तो पर अगर मौका मिलेगा तो मैं, कभी आया कोई ऑफर अभी आपके पास? अभी तक तो नहीं, पर हो सकता है आपके पॉडकास्ट के बाद थ्रू आ जाए। यस, आई एम श्योर, बट आई वुड लव। वी होप सर बिल्कुल आए आपको, हम जरूर देखना चाहेंगे आपको। मैं भी अब देखना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट दैट, थैंक यू। ठीक है सर, अब मुझे लग रहा है आपकी टीम को भी लेट हो रहा है, मैं जल्दी से आपसे 2-3 सवाल लेना चाहूँगा। हु इज द बेस्ट को एक्टर यू हैव एवर वर्कड विद? विकी कौशल। विकी कौशल। सी, बाकी तो एक्टिंग के मामलों में मैं किस्मत वाला हूँ कि मनोज जी, के मैनन, इन सब के, पर ये बहुत, इनका दर्जा बहुत ऊंचा है। विकी थोड़ा सा मतलब उनसे रिलेट कर पा रहा है। हाँ, छोटे हैं और जिस तरह से उनका व्यवहार रहता है सेट पर, तो वो बड़ा मज़ा आता है उनके साथ। अभी आपने रिसेंटली काम किया उनके साथ छावा में। जी, छावा में। कब आ रही है मूवी? 6 दिसंबर। अच्छा, जी। कुछ बताओगे उसके बारे में? पिक्चर के बारे में तो देखिए बात नहीं कर सकते, पर मैं ये बता सकता हूँ कि जैसे विकी का स्वभाव कितना कमाल का है कि हम सेट पे एक बार शूट कर रहे थे, दरबार का सीन था कुछ, और किसी को खांसी आ गई चलते शॉट में, पर शॉट कट नहीं हुआ। तो वो शॉट जब कट हुआ तो विक्की अकेले शख्स थे जिन्होंने कहा कि एडी को कि उसको पानी पिला दो, उसने भी खांसी, उसको भी खांसी आई। विक्की वो शख्स हैं जो अपना शॉट होने के बाद लोगों के क्यूज देने के लिए सेट पे बने रहते हैं। तो जैसे आपने कैमरा सेटअप पता ही होगा ना कि अगर हमारा आपका डायलॉग चल रहा है तो आपने अपना डायलॉग बोल दिया, अब ओटीएस जो आपका शॉट होगा वो कोई भी बैठ सकता है, क्यू दे सकता है। ही स्टेज देयर फॉर द क्यूज, खुद क्यू देते हैं, लुक देते हैं, क्यू देते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत इम्पैक्ट डालती हैं। बहुत कमाल के, बहुत ही कमाल के इंसान है। अच्छा, और कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आप चाहते हो कि आपको करना था जो नहीं मिला? अरे नहीं, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है। अच्छा। एक शो था जो बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट था, मैं बता नहीं सकता। उसमें मैं गुंडा बना था, गुंडे का साइड किक। अच्छा। और उसमें एकदम हम कानपुरिया बोले हैं, मारेंगे कंटाप ठीक हो जाएगा। क्या भाई, तो बढ़िया गाली गलौज किए हैं एकदम कानपुरी स्टाइल में। अच्छा। हम चाह रहे थे कि आ जाए, और क्या है, मतलब शेड्यूल्ड है आना अभी इसका? अरे बन के पड़ा हुआ है, पता नहीं कब देखिए क्या होता है उसका। वो मैं चाह रहा था कि वो आ जाए, क्योंकि मैं वो चाहता हूँ वो साइड भी दिखे लोगों को, बहुत प्रॉपर बहुत इनफैक्ट आप बहुत एलिगेंट और एक वो लगता है कि बहुत छपरी आदमी है। कान में एकदम टिपिकल कानपुरिया है भैया, देसी हैं एकदम। हाँ, थैंक यू सो मच सर जॉइनिंग अस। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा यार। तुम्हारे साथ बात करके सबसे मजेदार बात ये थी कि सच अ फैंटास्टिक लिसनर। थैंक यू सर। तुम्हारे चेहरे पे मुझे सवाल नहीं दिख रहे थे जी, वरना कई बार ऐसा होता है अगला क्वेश्चन रेडी कर लेता है आदमी के चेहरे पे सवाल दिखने लगता है और आप
काट देते हो अपनी बात की नहीं ये सुन नहीं रहा है। नहीं जबकि ऑफ कोर्स इट इज फॉर द कैमरा, इट डजंट मैटर वेदर यू आर लिसनिंग और नॉट, बट इट मेक्स अ इम्पैक्ट। सो बहुत मजा आया मुझे, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।